हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख ही रहे हो कैसे काम कर रही है। लोग जो प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि ऊपर जाएगी तो वो नीचे आ जाती है, और जब कोई प्रेडिक्ट करता है कि वो नीचे जा रही है तभी वो ऊपर आ जाता है। वो रैंडमनेस की बात जो इस चैनल ने आपको सबसे पहले बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस साइड जाता नज़र आएगा उस साइड कभी नहीं जाएगा। किसी भी एरिया में कहीं पे भी उसे एक वाइड रेंज में काम कर सकता है। इसकी बात हमने की थी और आप देख रहे हो वैसे ही काम होता नज़र आ रहा है। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उसी के बारे में समरी में उसकी बात करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 101। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं कि जब से हमारा लेवल ब्रेक हुआ है इससे दूर रहना है, वोलेटिलिटी हाई होने वाली है। और आपने देखा है ज़बरदस्त तरीके की वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। हालांकि इस तरह के चालों में हम हमेशा बात करते हैं कि रेंज रैंडम रहती है, तो कोई भी लेवल अच्छे से काम करे उसका कोई भरोसा नहीं होता है, इसीलिए हमें काम नहीं करना होता है। लेकिन हम लोग लकी रहे हैं इस बार भी कि हमारे लेवल अभी तक काम कर रहे हैं। जैसा आपको याद होगा हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे 17,250 लेवल को फॉलो करना है। इसके नीचे चलेगा तो ये मान के चलना है कि एक बार 16,800 के आसपास आ सकता है। क्या देखा आपने, उसको ब्रेक करता नजर आया, लेकिन जैसे ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था उसका कैरेक्टर देख के समझ में आ गया मुझे कि ये शायद नीचे जाने के मूड में नहीं है। और इसीलिए मैंने तुरंत ही आप सभी को टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि अब जो लेवल फॉलो करना है वो 17,250 नहीं, वो 17,000 का लेवल अब फॉलो करना है। जब तक इसके आसपास काम कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या देखा आपने, जबरदस्त बाउंस वहां से हमें देखने को मिली। और जैसे ही ठीक ठाक बाउंस आता नजर आया वहां पे थोड़ी शंका नजर आई। हमने अपने लेवल को तुरंत रिवाइज कर दिया कि देखिए अब जो फॉलो करना है वो 17,350 का एरिया फॉलो करना है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ही अपना व्यू बुलिश बना के रखना है, वरना इसके ही नीचे चले तो फिर समझ लेना है कि फिर ये नीचे 16,800 साइड आ सकता है। और आपने देखा कि गैप डाउन भी हुआ मगर उस लेवल को फिलहाल होल्ड करता नजर आ रहा है। सो यहाँ से अब क्या होता नजर आ रहा है, देखिए वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरह की हाई वोलेटिलिटी में रैंडम मूव्स में लेवल अच्छे से काम नहीं करते हैं। फिर भी मेरा काम है बताना तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर मेरी नज़र में आज भी वही व्यू है, इससे दूर रहकर स्टॉक स्पेसिफिक में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब इस वीक जो लेवल फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना चाहिए 17,850 के आसपास। जी हाँ, ये वो लेवल है। अब इसके ऊपर चलेगा तो एक बार 18,300 400 का एरिया ज़रूर टच कर सकता है, इसकी पूरी संभावना बन रही है। सो रेजिस्टेंस के तौर पर 17,850 के आसपास का एरिया, और सपोर्ट के तौर पर अभी भी आपके लिए वही सपोर्ट है जो मैंने दिया हुआ था। अगर ये आपको मंडे ट्यूसडे दिखता है होल्ड करता हुआ ऊपर जाता नजर आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये ऊपर वापस एक बार 17,800 के आसपास आता नजर आ सकता है। लेकिन अगर 17,350 300 के नीचे चलता शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा फिर एक बार इस एरिया के चक्कर लगाने आ सकता है। और जैसा मैं बताता आ रहा हूं कि ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। ज़्यादा बार अगर इस पे सपोर्ट लेने आएगा बार बार तो उम्मीद यही है कि फिर ये ब्रेक करके वापस 16,300 200 या 16,000 के आसपास का लो लगाने बिल्कुल जा सकता है, इसकी संभावना खुली हुई है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे, इसमें भी बड़े लेवल पे देखा जाए तो सपोर्ट इसी को फॉलो करना था 36,300 400 के आसपास। जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में डीप करेक्शन की संभावना नहीं है। और इसके अलावा जो वीक के लिए लेवल दे गए थे 37,750 के आसपास, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या देखा आपने, उसके नीचे लो लगाने जरूर गया मगर सस्टेन नहीं किया। ठीक उसी तरह जैसे निफ्टी में 17,350 के नीचे जरूर गया था मगर सस्टेन नहीं किया। और आपने देखा है ओवरऑल बहुत अच्छे से बाउंस लेके ऊपर ही ऊपर काम करता नजर आ रहा है। सो इस वीक बैंक निफ्टी में यही देखना है कि ऊपर तो जब तक 40,000 के ऊपर नहीं चलेगा
किसी तरह की क्लैरिटी अभी नहीं मिलने वाली है, लेकिन नीचे जो अब सपोर्ट हमें फॉलो करना है निफ्टी की तरह, वो भी 36,300 के आसपास वाला ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस लेवल की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ से करेक्शन आती है अगले हफ्ते तो वोलेटिलिटी इतनी हाई है कि वापस ये 36,000 के आसपास बड़े आराम से आ सकता है। सो बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया था कि निफ्टी से ज़्यादा फेवरेबल है ट्रेड करने के लिए। वैसे तो इस वक्त ट्रेड करना ठीक नहीं है, बट फिर भी बैंक निफ्टी में काम किया जा सकता है। सो इसमें अभी भी यही देखना है कि अगर नेक्स्ट वीक जो ये सपोर्ट एरिया जो लो लगे हुए हैं ये होल्ड कर जाता है तो इसके साथ हम अपना व्यू बुलिश रख सकते हैं, वरना जैसा मैंने बता दिया अब की बार नीचे आएगा तो एक बार इस लो के आसपास या फिर पहले ऊपर हाई लगा के वापस घूम के आ सकता है, इसकी संभावना पूरी दिख रही है। सो जिन लेवल्स के दम पर हमारा व्यू बुलिश लास्ट वीक भी था, इस वीक भी रहेगा। जब तक इन एरियाज के ऊपर है तब तक इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं कि इससे दूर रहना है, कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। बाउंस अच्छा आया है, करेक्शन अच्छा कर रहा है, सो ये वापस एक बार चाहे तो ऊपर चला जा सकता है, लेकिन जब तक इन एरियाज के ऊपर अच्छे से काम करना शुरू ना करे, जो मैं हर वीक बताता हूं, तब तक इससे पूरी तरीके से दूर रहना है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर की तो आपने देख लिया है कि केमिकल सेक्टर ने इस वीक भी जब मार्केट ने इतनी वोलेटिलिटी शो की तब भी केमिकल सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स बड़े अच्छे से काम कर रहे थे। कुछ ने बढ़त भी दिखाई, लेकिन कुछ जो है अपनी पोजीशन को बना के रखे रहे, नीचे ज्यादा नहीं गिरे। सो फार्मा सेक्टर से बिल्कुल उलट केमिकल सेक्टर की स्टोरी है। जैसा मैं हर वीक रिपीट करता हूं, नवंबर दिसंबर लोस के साथ इसमें बिल्कुल बनाए रखे पोजीशन, किसी तरह की प्रॉब्लम फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे थे, जब तक 5900 के ऊपर चलना शुरू ना कर दे इससे दूर रहना है। क्या देखा आपने इस वीक, बहुत अच्छे से कैरेक्टर शो करते हुए बेहतरीन ब्रेकआउट देता नजर आया है, इसमें किसी तरह का डाउट नजर नहीं आ रहा है और कायदा यही कहता है कि इसमें बिल्कुल बाय करके काम करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर भी सरप्राइजिंगली यही कह रहा हूं, अभी इससे दूर रहना है। इसके बारे में समरी में और डिटेल से बात करेंगे। जो आने वाला हफ्ता है उसको मैं और देखना चाहता हूं ये यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर बढ़ता चला जाएगा तो भी चिंता मत कीजिए, करेक्शन वापस जरूर मिलेगा। लेकिन अगर ये नेक्स्ट वीक वापस इस रेंज के अंदर आ जाता है तेजी से, तो फिर इसका मतलब है ये एक फेक ब्रेकआउट बन जाएगा और ये वापस फिर इस लो के आसपास आ सकता है। जी हाँ, यहाँ कहीं से नहीं जाएगा ऊपर, फिर ये इस लोस के आसपास बड़े आराम से आ सकता है। जिनके पास अगर कोई पोजीशन है भी जो इस ब्रेकआउट को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें फिर इस लो को, इस स्विंग एरिया को फॉलो करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, लो लगाने को वापस इन एरियाज में आ सकता है, एक लो के आसपास या उससे भी नीचे एक लो लगाने जा सकता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन ओवरऑल इसका भविष्य भी काफी उज्जवल है और इससे हमें काफी आशाएं हैं, ये बहुत अच्छा कर सकता है। एक इमीडिएट सपोर्ट दे दिया था फॉलो करने को कि अगर 17,800 850 के नीचे नहीं आया तो फिर यहीं से आपको ऊपर जाता नजर आ सकता है, और आप देख रहे हो अभी तक उसको होल्ड कर रहा है। सो अभी तक इसी के हिसाब से इसे डील करना है। करेक्शन का साइज तभी डीपर होगा जब इस लेवल को नीचे ब्रेक करेगा, वरना जब तक इसे ब्रेक नहीं कर रहा है किसी भी तरह की प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में नहीं है। और ये आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, जब से ये लेवल हमारा इन एरिया से ब्रेक हुआ है, बहुत ही साफ शब्दों में बता दिया है इससे दूर रहना है। क्या देख रहे हो आप, नीचे बहुत तेजी से आया, बाउंस आया, मगर अभी भी कहीं भी जाता नजर नहीं आ रहा है। डेटा में कोई क्लैरिटी नहीं है और मेरा व्यू वही सेम है। जब तक इस लेवल के ऊपर जो कि 37,700-800 के आसपास है डिसाइसिवली ना निकल जाए, कैरेक्टर ना शो करे, तब तक इससे पूरी तरह से दूर रहना है। उम्मीद यही है कि अगर ये नीचे नहीं भी गया तो यहाँ पे कुछ टाइम जरूर बिता सकता है। सो आईटी उन सेक्टर्स में से है जिससे पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको मालूम ही है
और हमने बात की थी कि करेक्शन करना चाहे एक बार इन एरियाज में 10,900 के आसपास बिल्कुल आ सकता है। कोई प्रॉब्लम बड़ी आती है, करेक्शन डीप होती है मार्केट में, उसी केस में यहाँ 10,300 200 की साइड आएगा, वरना आप देखेंगे इन्हीं एरिया से वापस ऊपर निकल जाएगा कहीं ना कहीं। क्या देख रहे हो आप, अभी तक उसी रेंज में काम कर रहा है। जैसे मार्केट फंसी हुई है रेंज में, ये भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। सो मेरी नज़र में ये ऐसा सेक्टर है जिसमें कम या ज़्यादा पोजीशन ज़रूर होनी चाहिए। आने वाले कुछ महीनों के लिए ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, इससे अभी दूर रहना है। चाहे तो लो नया लगा ले, लेकिन प्राइस में जो करेक्शन होनी चाहिए वो एफएमसीजी की ऑलमोस्ट एंड पे है। इसीलिए हमें बस ध्यान ये देना है कि जब भी 38,300-400 के ऊपर ये चलेगा, ये हमें बताएगा कि इसकी जो करेक्शन है वो पूरी तरह से फिनिश हो गई है। लेकिन आपने देखा है अभी तक ऐसा नहीं हो सका है और अभी भी इसी के नीचे ये काम करता नजर आ रहा है। सो एफएमसीजी में भी कोई चेंज नहीं है जब तक इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, जो कि 38,400 के आसपास है, तब तक इससे दूर रहना चाहिए, जिसकी बात हम लोग इस एरिया से करते आ रहे हैं। और अब आ गए दोस्तों पीएसयू बैंक के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, ऑटो के बाद ये दूसरा ऐसा सेक्टर है जिससे हमें काफी उम्मीदें हैं और इसने वो चाल दिखाई भी है, हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह की चाल इसने दे दी है, थोड़ी बहुत करेक्शन बिल्कुल हो सकती है। इसकी बात हम लास्ट वीक ही कर गए थे, अपने हाइस के आसपास काम कर रहा था और आपने देखा है थोड़ी बहुत करेक्शन होती नजर आ रही है। सो अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा आने वाले कुछ हफ्तों से महीनों के लिए ये सेक्टर भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है और उसकी पूरी तैयारी ये कर रहा है। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। और आप देख ही रहे हो, जैसा हम लोग यहाँ से बात करते आ रहे हैं, इससे दूर रहना है, वैसे ही ये काम करता नजर आ रहा है। हालांकि हमें ऐसा लगता था कि थोड़ा बहुत नीचे जाना चाहे तो जा सकता है, जिसकी संभावना आज भी ओपन है। लेकिन जैसा मैंने बताया था, 525 का एरिया अगर ब्रेक कर दे किसी तरह से, इसका कैरेक्टर दिखा दे यहाँ से ब्रेकआउट का, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो करेक्शन है जिसकी संभावना है और थोड़ा डीपर जाने की, और अगर प्राइस में ना भी जाए थोड़ा टाइम बिताने की संभावना है। ऐसा होना तभी कैंसिल होगा जब इसके ऊपर ये काम करना शुरू कर देगा। जब तक इसके ऊपर ना चले, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर की तरह इससे भी पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग कि जो ये वोलेटिलिटी है ये हमें कोई भी काम करने नहीं देगी, हमें जीने नहीं देगी अगर हमने इंडेक्स में काम करने की कोशिश की। और आपके सामने ये सब कुछ पेश है, मार्केट आपको दिखा रही है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रैंडमनेस रह सकती है, वो आपको देखने को मिल रहा है। सो ये जो रैंडम सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसमें क्या कोई अपडेट है, क्या कोई चेंज है? क्योंकि इसकी बात तो हम कर रहे हैं कि ये मार्च अप्रैल तक भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज एक अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उसकी बात करने से पहले, उसको समझाने से पहले बात करेंगे सेक्टर्स की। सेक्टर्स में जैसा आपने देखा है कि जो हम सेक्टर्स की बात करते आ रहे हैं, लाइक ऑटो, पीएसयू बैंक, एनर्जी, वो एकदम लीडिंग वे में खड़े हैं। एक करेक्शन छोटी मोटी कर रहे हैं, जब भी मार्केट में फॉल आ रहा है वो गिर नहीं रहे हैं, वहीं पे ऊपर खड़े रहने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं जिनकी बात हमने की थी कि वो डेंजर जोन में है, वो आप देख रहे हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो रियल्टी हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, उनमें कोई बहुत बड़ा बाउंस, कोई बहुत बड़ी तेजी बनती नज़र नहीं आई है, चाहे कितना भी अच्छा बाउंस मार्केट में आया हो। सो सेक्टर की पोजीशन तो वही है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट किसी भी तरह से चले, जो सेक्टर्स हमें लग रहा है अच्छा कर सकते हैं, वो आउट परफॉर्मेंस उनमें जारी रह सकती है। और आपको नज़र भी आ रहा है कि मार्केट में कुछ फॉल आता भी है बार बार, वो सेक्टर्स जिनकी बात हम करते आ रहे हैं, लाइक ऑटो, पीएसयू बैंक, ये सारे सेक्टर्स जो हैं नीचे आने को ज़्यादा राजी नहीं है। हालांकि करेक्शन छोटी मोटी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस बाकी अदर सेक्टर से इन सभी में जारी है। और इसका सीधा सारा मतलब यही है कि जो हम सेक्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं
उसमें भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं हुई है, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मार्केट में या कुछ और, राइट। लेकिन जो आज अपडेट है जिसकी बात मैं कर रहा था, उसको बात करने का समय आ गया है, क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट आया है निकल के मेटल सेक्टर के बारे में। क्योंकि मेटल सेक्टर ने इस वीक आपने देखा है चार्ट पे ब्रेकआउट देता नज़र आ रहा है, वो भी प्रॉपरली। उसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रेकआउट का कैरेक्टर बहुत अच्छा है और अच्छा कर भी सकता है यहाँ से। लेकिन अगर वो अच्छा कर सकता है तो मार्केट क्या यहाँ पे खड़ी रह सकती है? बहुत सारी बातें उसमें उलझी हुई हैं। इसीलिए हमने ग्लोबल चार्ट्स देखे, हमने सारे सिनेरियोज देखे, उससे एक पॉइंट निकल के आ रहा है जो आपके सामने रखने आया हूँ। और वो ये है कि एक विंडो ओपन हो रही है निफ्टी और पूरी ब्रॉडर मार्केट के लिए। जी हाँ, एक विंडो की बात कर रहा हूँ मैं। क्या है ये विंडो? ये जो फरवरी का एक्सपायरी आ रहा है, जो एक टाइम है, ये यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रही है मार्केट के ऊपर निकल जाने की। जी हाँ, हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा होना ज़रूरी है। जैसे जैसे चलेगी मार्केट हम उसकी बात करते रहेंगे। तो उसका एक नज़रिया वो ये है, जो एक सिनेरियो हमने वैसे बात की थी कि ये लंबा टाइम यहाँ पे नीचे बिता सकता है, पूरा फैब, पूरा मार्च, हो सकता है अप्रैल की साइड भी ये यहीं खड़ा रह जाए और सेक्टर्स अपना अपना काम करते चले जाएं। लेकिन जो ये विंडो ओपन हुई है मेटल सेक्टर की वजह से हो रही है, क्योंकि मेटल एक लीडर की तरह बन के चलता चला आ रहा है। और हमने आपसे हमेशा ये बताया है कि मेटल आने वाले 3 to 5 ईयर्स के लिए ज़बरदस्त है। वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा जो हमने 2022 के लिए शेयर किया है। जिन भी दोस्तों ने नहीं देखा है उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सो मेटल जो विंडो ओपन कर रहा है उसका कारण यही है कि उसमें जो ब्रेकआउट होता नज़र आया है वो ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि उसके साथ साथ अदर सेक्टर्स भी आने वाले कुछ हफ्तों में शायद ब्रेकआउट देते नज़र आएंगे। और होगा क्या कि इसकी वजह से फिर जो निफ्टी का जो प्रोग्राम जो मुझे नज़र आ रहा था कि मार्च अप्रैल की साइड भी रुक सकता है, वो फिर थोड़ा सा प्रीपोन्ड हो जाएगा। और जो हम ये सोच रहे थे कि ये करेक्शन थोड़ी लंबी खिंच सकती है, रैंडम रेंज कुछ लंबे टाइम के लिए रह सकती है, उसका ये विंडो ओपन हो रहा है कि फैब के एक्सपायरी के टाइम, उससे थोड़ा 2-4 सेशन पहले या 3-4 सेशन बाद इस एक पूरे रीजन में ये यहाँ से ऊपर निकल के चलना शुरू कर सकता है। जी हाँ, ये एक विंडो इस तरह की ओपन हो रही है कि यहाँ से पूरी मार्केट में अच्छी चाल आनी फैब के एक्सपायरी के टाइम या मार्च के फर्स्ट 1 या 2 वीक में वो शुरुआत हो सकती है। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको ये वार्न करना चाहूँगा कि इसकी पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो एक अच्छी उम्मीद अगर हमें कोई मिल रही है तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने आपका ध्यान भी उस ओर आकर्षित किया है। सो स्टॉक स्पेसिफिक में याद रखिएगा, ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि जो स्टॉक्स हैं वो अगर यहाँ से चलना शुरू कर दें तो हमें कोई ज़्यादा सरप्राइज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल ने एक आशा जगाई है। अगर आने वाले कुछ दिन में वो वापस रेंज में आ जाता है तो वही हमारा प्लान कंटिन्यू रहेगा, जो हमने आपको बता रखा है कि ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। वो ब्रेकआउट फेलियर हो गया और आने वाले फिर 1 to 2 मंथ्स के लिए सभी कुछ जो रेंज में चल रहा है वो रेंज में चलता रहेगा और उसमें से धीरे धीरे करके स्टॉक्स स्पेसिफिक चाल आनी शुरू होती जाएगी। लेकिन अगर अभी जल्दी में चाल शुरू हो गई तो वो दिखा रहा है मेटल सेक्टर, अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो फिर वो यहाँ से चलता नज़र आएगा और ऐसी कंडीशन में फिर इंडेक्स के नीचे रुकने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेटल्स हो या अदर सेक्टर्स उन सभी का अपना अपना वेटेज है और वो ऊपर खींचने में फिर कामयाब हो जाएंगे। हालांकि एक सेक्टर के ब्रेकआउट देने से कुछ भी साबित नहीं होता है, लेकिन जिस तरह के ग्लोबल सिनेरियोज, जिस तरह का सेटअप बैठ रहा है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, वो यही इशारा कर रही है कि वो विंडो रियल है या फेक वो तो समय बताएगा, लेकिन विंडो है, अपॉर्चुनिटी है और उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो आने वाले जो सेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहाँ पे हमें बस नज़र बना के रखनी है कि मेटल सेक्टर का ब्रेकआउट फेलियर ना हो और अदर सेक्टर्स अगर ब्रेकआउट देते दिखें तो फिर आपको ये मान के चलना है कि वो जो मार्च अप्रैल वाला जो सिनेरियो था कि यहाँ पे बहुत टाइम बीत सकता है, वो प्रीपोन्ड होता नज़र आएगा और हम जल्दी ही यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू कर देंगे। सो इन सभी बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए इंडेक्सेस में या और किसी तरीके से कोई और सिस्टम में अपनाना चाहिए? देखिए, इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब यही है कि निफ्टी में काम नहीं करना है
इसका कोई भी ये मतलब नहीं है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि हमें स्टॉक्स में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, उनमें बना के रखनी चाहिए पोजीशन। हालांकि कुछ कैश रखने में बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर पोर्शन जो है वो इन्वेस्टेड रहने में ही भलाई है। 100 बात की बस यही है बात कि जो ट्रेडर्स हैं उनको अपना कैश में पोजीशन बना के काम करने में कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आ रही है। जो इन्वेस्टर हैं उनको कुछ छेड़ना ही नहीं है, चाहे ये बढ़े चाहे ना बढ़े। जैसा हम 2020 से बात करते आ रहे हैं, बनाए रखिए पोजीशन। वो जो टॉप की स्थिति है वो हमें आज भी नहीं लग रहा है कि ये कोई टॉप है, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ। 20,000 के ऊपर के टारगेट वो ओपन हो गए हैं, बस वो टाइम डिसाइड करना बाकी है कि यहाँ पे 1-2 मंथ बिताने के बाद ऊपर चलेगा या अभी। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर हमारे व्यूज़, हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। नहीं आ रही है तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि क्या कमियां हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है उसको प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा। सो दीजिए मुझे इजाज़त। ज़्यादा परेशानी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन निफ्टी के तौर पर जैसा मैंने बताया था, अगर लेवल 16,800 के ब्रेक करते नज़र आएंगे तो दिक्कत शुरू होगी। अगर मेटल हमारा जो ब्रेकआउट दिखा रहा है वो फेलियर करेगा तो दिक्कत होगी। तब तक कोई परेशानी नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, और इन्वेस्टर किसी बातों को ध्यान दे ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद।